स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। आज ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 में चैप्टर 1 यहाँ पे क्लियर करा दिए थे, जिसका नाम था सौरमंडल में पृथ्वी। तो आज जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि पता होगा दोस्तों, बहुत ही जल्द आप लोगों का TRE 4 का यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है। उसी को देखते हुए आपका इस चैनल पर रेगुलर यहाँ पे क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं। अभी जो चल रहे हैं, अभी आपका ज्योग्राफी चल रहा है, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का हम ज्योग्राफी देखेंगे। उसके बाद अन्य सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं ज्योग्राफी का बुक का, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर नाम है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दिए गए हैं। मतलब जैसे आप नाम से ही पता चल रहा होगा ग्लोब के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू आपको ग्लोब के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ग्लोब क्या है? ग्लोब आपको देखे भी होंगे, या तो आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख रहे होंगे। ग्लोब एक, समझिए कि पृथ्वी का एक नमूना है, जो को पृथ्वी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसको अपने अनुसार डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखती हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि जो ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर में एक सुई की तरह नज़र आ रहा होगा, और ग्लोब के इस नीचे में एक सुई की तरफ नज़र आ रहा होगा। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको अक्ष बोला जाता है। ठीक है, ये एक काल्पनिक है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के में ऐसा कुछ यहाँ पे आपका स्टैंड वगैरह कुछ लगा हुआ है और पृथ्वी ऐसा है। सौर मंडल में पृथ्वी स्वतंत्र रूप से इसी डायरेक्शन में, इसी एंगल पे झुका हुआ है। उसी को समझने के लिए यहाँ पे वैज्ञानिकों ने ग्लोब का डिज़ाइन किया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात याद रखिएगा, ये जो अक्ष है, इसको तो जो नीचे का अक्ष है, ये जो पृथ्वी का दक्षिण दिशा में है, इसीलिए इसको यहाँ पे दक्षिणी बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। और जो ये उत्तर में है, इसको यहाँ पे उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। और इसको जैसे कि पता होगा, पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब घूमती है, तो इसको भी आप पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम घुमा सकते हैं। लेकिन समझने के लिए और अच्छे से अध्ययन करने के लिए ग्लोब को हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। अब बाकी जो ये जो दोनों रेखाएँ आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये एक काल्पनिक रेखाएँ हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ पे ये रेखा नहीं है, अगर कि ओरिजिनल में पृथ्वी आप देखिएगा तो। ठीक है, उसके बाद एक ये काल्पनिक रेखा है, और एक और काल्पनिक रेखा खींचा गया है समझने के लिए, जिसको विषुवत वृत्त कहा गया है। जो विषुवत वृत्त है वो पृथ्वी को बीचों बीच से होकर यहाँ पे गुजरता है, जिससे पृथ्वी को यहाँ पे दो भागों में ये बांटता है। ठीक है, इसके बाद अगर के जो यहाँ पे देख लेते हैं क्या अगला पॉइंट लिखा गया है आपके बुक्स में, कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले भाग आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो विषुवत वृत्त है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। जो उत्तरी भाग में हो है, मतलब जो एरिया पड़ता है, उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और जो यहाँ पे दक्षिण में स्थित है, उसको यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। आई होप कि आप इतने बातें समझ गए होंगे। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक में स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक आप फिगर देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे जो पृथ्वी का जो बीचों बीच से ये लाइन गया है, तो इसको तो हम लोगों ने नाम दे दिए, विषुवत वृत्त का नाम दे दिए। ठीक है, और इसी के समानांतर ध्रुवों के तरफ, या आप उत्तरी ध्रुव तरफ जाइए, या आप नीचे में दक्षिणी ध्रुव तरफ के जाइए, ये जो समानांतर रेखाएं आपको नज़र आ रहा होगा, इसी को यहाँ पे अक्षांश बोला जाता है। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी जो ये जो आप अक्षांश रेखा देख लिए, वो यहाँ पे 90 डिग्री तक में जाता है, 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में। देखिए दोस्तों, इसको भी समझने का एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर के पता होगा, पृथ्वी लगभग गोल आकार में यहाँ पे है। ठीक है, गोल थोड़ा तो नहीं बना, लेकिन चलिए मान लेते हैं लगभग गोल आकार में बना है। अगर के बीच के हम यहाँ पे इसको विषुवत वृत्त मान लेते हैं, यानी कि ये जो है ये विषुवत वृत्त मान लेते हैं। इसको जो मानेंगे यहाँ पे हम 0 डिग्री मान लेते हैं। अगर के ऊपर में हम जाएंगे तो कितना जा सकते हैं, और नीचे में जो एक रेखा का कोण होता है 180 डिग्री का यहाँ पे होता है। इसीलिए जो यहाँ से ऊपर में हम जाएंगे वो 90 डिग्री को जाएंगे, और नीचे में भी जो जाएंगे हम 90 डिग्री में यहाँ पे जाएंगे। इसीलिए जो 90 डिग्री का यहाँ पे है, यहाँ पे
उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और ये 90 डिग्री जो यहाँ पे साउथ में स्थित है, इसको यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। आप लोग ये बातें समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी यही बातें समझने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आपके बुक्स में यही चीज़ लिखा गया है कि 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश जो है दक्षिणी अक्षांश जो है दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से ये चीज़ें बता दी हैं, अब आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अगर कि देखिए आपका ये बेसिक्स चीज़ें अक्षांश देशांतर आपको क्लियर नहीं होते हैं ना, तो आगे जैसे ही 11th-12th में आप अक्षांश देशांतर जलवायु वगैरह जब पढ़िएगा, उस समय आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी कि समझ ही नहीं आएंगे कि कैसे यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखिएगा कि जो विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। देखिए ये यहाँ पे जो, एक सेकंड मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका जो चीज़ें हुए पृथ्वी के जो बीच पे हुआ, ये विषुवत वृत्त हुआ। विषुवत वृत्त के जो उत्तर में जो ये रेखाएं नज़र आ रहा होगा, ये सब जो रेखाएं नज़र आ रहे होंगे, इसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि उत्तरी अक्षांश, क्योंकि विषुवत वृत्त के ये उत्तर में है, और जो विषुवत वृत्त के दक्षिण में है उसको जो नाम दिया गया है वो दक्षिणी अक्षांश के नाम से नाम दिया गया है। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं उसी अक्षांश में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं जिससे पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। बीच में जैसे कि मैंने बताया विषुवत वृत्त है, यानी कि विषुवत रेखा बोल सकते हैं। विषुवत रेखा को 0 डिग्री बोला जाता है। जैसे ही इसके उत्तर में हम जाते हैं 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री जो उत्तर में जाएंगे उस रेखा को कर्क रेखा, यानी कि उस अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह 23.5 डिग्री करके हम दक्षिण में जाते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये सारा कुछ मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। उसी प्रकार और के यहाँ पे 66.5 डिग्री आप उत्तर की ओर जाते हैं, 66.5 डिग्री उत्तर की ओर। देखिए अक्षांश लिखने का हमेशा तरीका 2 तरीके होते हैं। आप हमेशा जैसे ही यहाँ पे डिग्री लिखिए तो वो यहाँ पे विषुवत वृत्त से उत्तर में है या दक्षिण में है, यहाँ पे लिखना अनिवार्य है। जब से ये चीज़ आप नहीं लिखिएगा कि ये उत्तर में है कि ये दक्षिण में है, तब से समझिए कि जो आपने मेंशन कर रखे हैं वो लोकेशन पर कभी ज़िंदगी में नहीं पहुँच पाइएगा, ठीक है। तो ये जो 66.5 डिग्री चीज़ें हैं इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुव वृत्त बोला जाता है इसको। क्योंकि देखिए जैसे ही आप उत्तर की ओर बढ़िएगा तो ये रेखाएं अपने तरफ सिकुड़ती जाएगी, और यहाँ पे जैसे ही आइएगा एक पॉइंट के ऊपर मिलेगा, अक्ष के ऊपर में मिलिएगा। अक्ष मैंने ऊपर में बताया ना, ये उत्तरी ध्रुव के ऊपर मिलेगा। इसी तरह इस तरीक़ा से यहाँ पे बढ़ते जाइएगा। तो 66.5 डिग्री जब जाते हैं उसको उत्तरी, यहाँ पे जैसे मैंने बताया क्या बोलते हैं, उत्तर में जो है उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। और जो दक्षिण में जब जाइएगा 66.5 डिग्री, यही वाला चीज़ को यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोला जाता है। आई होप कि आप बातें इतना समझ गए होंगे। जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे, आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे वृत्त को लेकर यहाँ पे दूर हो गए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से एक और भी चीज़ें आपको जानना चाहिए कि आखिर में जो पृथ्वी पर ताप का बैलेंस होता है, किसी जगह पे तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, किसी जगह पे तापमान बहुत कम रहता है, उसको कैसे यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। आपको पता होगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर, यहाँ पे पश्चिम से पूरब की ओर ये घूमती है, और जो सूर्य के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट यहाँ पे सूर्य के मतलब पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे पड़ेंगी, ठीक है। तो जो एरिया विषुवत वृत्त के नियर अबाउट रहेंगे वहाँ पे अत्यधिक गर्मी पड़ेंगे। याद रखिएगा जो इस एरिया में, यानी कि जो 23.5 डिग्री उत्तर का जो यहाँ पे अक्षांश है और जो 23.5 डिग्री दक्षिण का जो अक्षांश है, इस एरिया में मतलब एक्सेसिव यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सूरज का प्रकाश है लगभग हमेशा में ही बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और ख़ास करके जो इक्वेटर का जो देश होंगे, जो एरिया होंगे, वहाँ पर तो मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेंगे। इसीलिए जो इस एरिया है यानी कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का एरिया है, गर्मी अत्यधिक होने की वजह से इसको उष्णकटिबंध बोला जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे ना, इसको बोला जाता है उष्णकटिबंध बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार और जैसे ही आप यहाँ पे उत्तर में जाइए 23.5 डिग्री के बाद से, या 23.5 डिग्री के बाद से दक्षिण में जाइए, यहाँ पे ना सूर्य की रोशनी थोड़ा सा तिरछा होकर पड़ती है। 23.5 डिग्री पर जो यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है, जो मान चले यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा तिरछा होकर पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे उष्णकटिबंध के मुकाबले यहाँ पे कम गर्मी पड़ते हैं, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ये दक्षिण में है इसीलिए इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे, और ये जो उत्तर में है इसीलिए इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। और वहीं पर अगर जब आप ध्रुवों पर चले जाते हैं
यानी कि उत्तरी जो शीत कटिबंध है, यानी कि उत्तरी ध्रुव के नियर अबाउट जब जाते हैं तो यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश एकदम से तिरछा हो जाता है, कभी भी डायरेक्ट यहाँ पे सूर्य नहीं पहुँचता है। इसीलिए यहाँ पे सालों भर बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक क्या होता है, ठंड पड़ती है। इसीलिए इस जो एरिया है इसको शीत कटिबंध यानी कि नाम देते हैं। ये दक्षिण में है तो दक्षिणी शीत कटिबंध, और ये उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप कि इतने बातें आप लोगों ने समझ गए होंगे। वही बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार अच्छे से पढ़ के आपको बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम एक और बात आप लोगों को बताना चाहेंगे। जो भी लोग बिहार में आने वाली शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बीपीएससी का सिलेक्शन किट यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि पता होगा कि टीआरई 2 टीआरई 1 में जो भी लोग परीक्षा दिए थे टीआरई 3 से पहले, हम उन लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स जारी किए थे उस समय में, जिससे कि बहुत सारा सवाल से यहाँ पे डायरेक्ट रूप से देखने को मिले थे परीक्षा में। उसी को देखते हुए जो टीआरई 4 के लिए है, यहाँ पे पूर्णतः उसको फिर से अपडेट करते हुए नोट्स जारी कर दिया गया है। जिसमें अगर कंटेंट देखिएगा तो जिसमें हम दे रहे हैं 6 से 12 तक का जो भी एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर वाइज नोट्स, जैसे कि आप अभी इस वीडियोस में देख भी रहे हैं, ये भी नोट्स आपको उसमें मिलेंगे इस सिलेक्शन किट में। उसके बाद एनसीईआरटी से क्लास 6 से क्लास 12 तक का टोटल चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जो भी सब्जेक्ट हैं उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के रूप में हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी बीपीएससी और उसके रिलेटेड एग्जाम में जो भी सवाल पूछे गए थे उसको एमसीक्यूज के रूप में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल का नोट्स प्रोवाइड करेंगे। 500 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो लगेंगे एग्ज़ाम से पहले हम आपको देंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है, बाकी जो बीपीएससी में टीआरई 1, 2, 3 में एग्जाम्स हुए तो वो सारा क्वेश्चन आंसर के साथ में आपको देंगे, ईवीएस का नोट्स देंगे। जितना भी स्टडी मटेरियल मैंने आपको अभी मेंशन किए, अगर कि आप इसको पढ़ लेते हैं ना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके मार्क्स से आप एग्ज़ाम को पास कीजिएगा। न केवल आप एग्ज़ाम पास कीजिएगा बल्कि बहुत ही बेहतरीन तरीका के मार्क्स से यहाँ पे एग्ज़ाम पास कीजिएगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा ये एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, या इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर कि अभी आप इसको परचेज करते हैं तो अभी तो रेगुलर प्राइस 599 है, लेकिन अभी करते हैं तो आपको इसको 200 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएंगे। याद रखिएगा ये जो 200 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट है इसके लिए आपको एक कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई करने होंगे, न्यू 100। यानी कि न्यू 100 मतलब कि जो पहले 100 लोग होंगे उन्हीं लोग पर ये 200 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट लागू होंगे। ठीक है, आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। इससे पहले भी जो लोगों ने नोट्स लिए हैं जल्दी से ले लें, आपको 200 रुपये के यहाँ पे छूट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने यहाँ पे विषय वस्तु की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट जैसे ही ये सब तो मैंने समझा दिया, फिर यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वंश में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर में होता है। जैसे कि मैंने बताया जो यहाँ पे ये जो विषुवत रेखा है इस पर एकदम दोपहर में एकदम समझिए कि सिद्ध में रहेंगे आपके सिर के, इसीलिए यहाँ पे ऊष्मा अत्यधिक होती है। इसको उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। वही कारण है दोस्तों, अगर कि आप यहाँ पे मैप देखिएगा तो मैप में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ। ये देश देखिए, यहाँ से इक्वेटर पृथ्वी का ये जो है इक्वेटर यहाँ से गुजरा हुआ है। जो भी देश यहाँ आपके नज़दीक में होंगे, नियर अबाउट में होंगे, वहाँ पे समझिए कि मतलब एक्सेसिव गर्मी पड़ेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ता होगा तो यही क्षेत्र है, यहाँ पर ही पड़ेगा गर्मी सबसे ज़्यादा। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र आता है यहाँ पे आ जाता है। इसीलिए आपको दक्षिण अफ्रीका के लोग आपको देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में या टीवी वगैरह में, तो पूरा काले काले लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इसके वजह से लोग यहाँ पर काले हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना बातें समझ गए। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध के उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को ठंडा बहुत होती है। वही मतलब सूर्य का वहाँ पे प्रकाश नहीं डायरेक्ट पहुँच पाता है, इसीलिए वहाँ पर तो मैंने ऊपर में समझा दिया। उसके बाद अक्षांश के बारे में लगभग चीज़ आप लोगों ने समझ गए और आप लोगों को समझ इतना पे आने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है देशांतर के बारे में। अक्षांश रेखाएं तो समझ गए कि मान के चलिए कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को बीच से यहाँ पे एक 0 डिग्री मान के हम इसको ध्रुव की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ते हैं तो ये हमारा अक्षांश हो जाता है। ठीक है, ये होता है अक्षांश। उसी तरह यहाँ पे पृथ्वी को और अच्छे से समझने के लिए एक और रेखाएं, लंबवत रेखाएं यहाँ पे खींची गई, इस तरीका की रेखाएं। इस रेखा को जो बोलते हैं वो देशांतर रेखा बोलती है। ठीक है, जो समानांतर रेखाएं सीधे में होती हैं उसको अक्षांश रेखाएं बोलती हैं, और जो लंबवत होती हैं उसको देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है,
और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक्स में दिया गया है, ये आपको एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप है और जो हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप है वो दोनों एक ही अक्षांश में यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये स्थित है। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कितना, लगभग यहाँ पर जब 23.5 डिग्री ये इक्वेटर हो गया, यहाँ पे लगभग 23.5 डिग्री है, तो इससे यहाँ पे कहीं भी इस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अक्षांश समांतर रेखाओं के भिन्न सभी देशांतरीय एमियातर की लंबाई समान होती है, इसलिए इससे मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। ठीक है, आई होप कि इतना समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने बताया देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं के बारे में, उसी तरह हम यहाँ पे बता देते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, देशांतर रेखा के से भी बीचों बीच से एक लाइन को गुजारी जाती है जो कि एक काल्पनिक रेखा होती है, उसको यहाँ पे मुख्य याम्योत्तर बोलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में आपने सुना होगा, वही समझिएगा ग्रीनविच मीन टाइम है ये 0 डिग्री। 0 डिग्री को मुख्य याम्योत्तर बोला जाता है। ठीक है, इसके अगर के आप यहाँ पे जाइएगा पूर्व दिशा की ओर जाइएगा तो इसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं, और जब इसको पश्चिम दिशा की ओर जाइएगा तो इसको यहाँ पे पश्चिमी देशांतर के नाम से ये जाना जाता है। आई होप कि आप बातें इतना समझ गए। और एक बात यहाँ पे हम और यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहते हैं, जैसे कि एक सेकेंड थोड़ा टाइम दीजिए हमको, फिर हम बताते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि एक यहाँ पे गोल एक पृथ्वी है, गोल तो नहीं, मान चलिए गोल है, तो यहाँ पे हम इसको 90 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री से टोटल एकदम इसी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट यहाँ से अगर कि हम पॉइंट पर स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे तो दोबारा यहाँ पे इस पॉइंट पर भी घूम के आने में कितना डिग्री टोटल लगेगा, टोटल यहाँ पे 360 का लगेगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे घूम के आने में 360 डिग्री लगेंगे। लेकिन अगर के जाके इसके जस्ट में यहाँ पे अगर 3D रहता, मेरे पास इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड रहता है, वो डिजिटल बोर्ड, तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाता। इससे पहले अगर के पीछे में जस्ट जाइएगा तो वहाँ पे कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री देशांतर होगा। इसीलिए 180 डिग्री उत्तरी देशांतर और 180 डिग्री आपका दक्षिणी देशांतर, दोनों एक ही देशांतर यानी कि दोनों एक ही लाइन पर जाकर मिलती है। आप लोग ये बातें याद रखिएगा और इससे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, समय का निर्धारण में देशांतर रेखाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, इसीलिए यहाँ पे देशांतर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, मुख्य याम्योत्तर, यानी कि जैसे मैंने बताया ग्रीनविच मीन टाइम यहीं से गुजरता है, और इसके 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में यहाँ पे गणना करते हैं। देखिए TRA 2 में एक सवाल पूछा था कि टोटल यहाँ पे देशांतर रेखाओं की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो एक देशांतर रेखाओं की लंबाई यहाँ पे देखिएगा तो 180 डिग्री और 180 डिग्री कितना टोटल हो गया, टोटल यहाँ पे 360 डिग्री यहाँ पे ये हो जाता है। लेकिन जो एक देशांतर रेखा है जो सबसे अंतिम में होती है वो अक्षांश मतलब पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा पर होती है, तो वो 180 नहीं करके आपको 179 डिग्री आंसर मारना होता है। आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आप बातें इतने समझ गए हैं। अगला पॉइंट अगर के देखिएगा जो आपके NCERT बुक्स में दिए गए हैं वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। क्या दिया गया है बुक्स में कि प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलाकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। जैसे यहाँ पे अक्षांश रेखाओं का जो बीचों बीच होता है विषुवत रेखा, पृथ्वी के 2 भागों में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पे बांटता है, उसी तरह जो यहाँ पे देशांतर रेखाएं होती हैं मित्रों वो भी पूर्वी गोलार्ध और यहाँ पे पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, असम की जो धुबरी है वो 26 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है। ये सवाल देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं क्योंकि NCERT में हूबहू यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे समय का निर्धारण की प्रक्रिया। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक ये चीज़ दिखाना चाहेंगे, ये जो डायग्राम है आपका NCERT बुक्स में दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि जो देशांतर रेखाओं का यानी कि मध्य प्रधान मध्यान्ह रेखा है, सॉरी यहाँ पे प्रमुख याम्योत्तर रेखाएं जो है वो पृथ्वी के बीचों बीच में से गुजरती है। ठीक है, ऊपर से नीचे। तो ये जो आप लाइन नज़र आ रहा होगा, एक सेकेंड, ये जो लाइन नज़र आ रहा होगा, ये जो लाइन है ये ग्रीनविच का लाइन है जो कि यहाँ पे इंग्लैंड से होकर गुजरती है। ठीक है,
यही लाइन से अगर कि आप पूरब में कोई भी देश स्थित है, यानी कि इस साइड में कोई भी देश स्थित है, वहाँ के समय में बढ़ोतरी होगा। और वही अगर के इससे जो वेस्ट में, यानी कि वेस्टर्न करनी यूरोपियन कंट्री जो है, यहाँ पे मैक्सिमम यूरोपियन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्री है, अगर कि इसमें आइएगा तो यहाँ पे इन लोग के समय में कमी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका कारण है देशांतर रेखाओं, यानी कि देशांतर में बदलाव के कारण ये होता है। अब ये भी याद रखिएगा, जिस देश में 2 देशांतर रेखाएं या उससे अधिक देशांतर रेखाएं गुजरेंगी, उस देश का जो यहाँ पे समय जोन होगा वो 1 से अत्यधिक होगा। ठीक है, आई होप कि आप बातें समझ रहे होंगे। जो पृथ्वी का घूर्णन है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, यानी कि इधर से इधर की ओर यहाँ पे घूमती है। इसीलिए इस, यानी कि जो यहाँ पे पूरब में स्थित है जो देश, उस पर समय ज़्यादा होता है कंपेयर टू यहाँ पे जो कि पश्चिम में देश स्थित है। आई होप इतना बातें समझ गए। देखिए, जैसे कि भारत का अगर के यहाँ पे आपको हमारा अपना प्यारा भारत नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भारत से केवल और केवल एक यही देशांतर रेखा है जो कि बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर के भारत में भी 2 देशांतर रेखाएं होकर गुजरती तो भारत में भी 2 समय जोन होते हैं और भारत के 2 स्थानों पर 2 समय अलग अलग समय होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से केवल और केवल एक ही देशांतर गुजरता है। कौन सा देशांतर? 82.5 डिग्री देशांतर गुजरता है। इसीलिए इसका जो समय जोन है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरते हुए केवल और केवल एक समय जोन है। और यहाँ पे देखिएगा, एक समय जोन यहाँ से गुजरता है और दूसरा समय जोन देखिएगा कि एकदम नॉर्थ वेस्ट के लगभग पास से होकर यहाँ से गुजरता है। इसीलिए ये दोनों समय में, यानी कि जो गुजरात का ये वाला क्षेत्र है और जो यहाँ पे असम का जो क्षेत्र टच होता है, इसमें लगभग 1 घंटा 45 मिनट का आपका यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल जाता है। मेन कारण यही है अक्षांशों का। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं क्या चीज़ आप लोग का यहाँ पे बुक्स में दिए गए हैं। ठीक है, 1 सेकेंड टाइम दीजिएगा। हाँ, अब जैसे ही आगे में आइएगा तो यहाँ पे देशांतर और समय के बारे में दिया गया है कि किस तरीक़ा से समय का यहाँ पे निर्धारण होता है। ठीक है, तो आपका बुक्स जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि जो अभी तो अक्षांश देशांतर ये सारा चीज़ ग्लोब वगैरह हमने खोज लिए कि समय का निर्धारण कर ले रहे हैं, लेकिन प्राचीन समय में जब लोग थे उस समय भी समय का निर्धारण होता था। कैसे होता था? तो वो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से ये समय का निर्धारण करते थे और सूर्यास्त और सूर्योदय से यहाँ पे उन लोगों ने, मतलब उन लोग अपना समय का निर्धारण कर लेते थे। किस तरीक़ा से? अगर कि आपको कभी अनुभव किए होंगे, दोपहर में अगर कि आप बाहर निकलिएगा चिलचिलाती धूप में, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा, जो आपका जो छाया बनेगा, वो बहुत ही छोटा छाया बनेगा, क्योंकि आपका उस समय जो सूर्य होता है एकदम सर के ऊपर में होता है। वही अगर कि आप दोपहर के बाद शाम में या सुबह में जब निकलते हैं तो उस समय आपका जो छाया होता है बहुत ही बड़ा छाया बनता है। उसका मेन कारण है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो साइड से आपके ऊपर पड़ता है। इससे समय का निर्धारण किया जा सकता है। ये प्राचीन काल में यही 2 मतलब तरीके थे जहाँ से समय का निर्धारण लोग करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप अपना बातें समझ गए। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊँचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होंगे। जैसे कि मैंने बताया ना, ऊपर में जो ये याम्योत्तर है, यहाँ पर जो भी देश होंगे यहाँ पे वो दोपहर का समय होगा जब यहाँ से सूर्य गुजरेगा। ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ पे पूरब की दिशा में जाएंगे समय बढ़ते जाएगा। और जैसे चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में स्थित है उनका ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में स्थित है उनका समय पीछे होगा। मैंने बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझा दिए। अब यहाँ से हम देख लेते हैं समय का निर्धारण आखिर में कैसे किया जाता है। आप लोगों ने एग्ज़ाम जब दिए होंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम में पूछता है कि भारत का जो समय होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे होता है, तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ मान देते हैं कि 5.5 घंटा यहाँ पे आगे होता है। वो किस तरीक़ा से आगे होता है, ये कैसे निकलता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जैसे कि पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे 24 घंटे में जो यहाँ पृथ्वी है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। तो जब एक चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में, तो यहाँ पे 360 डिग्री का ये पूरा का पूरा ग्लोब यानी कि जो है वो राउंड मार लेती है। तो अगर के यहाँ पे 1 घंटे में देखिएगा तो 1 घंटे में लगभग वो 15 डिग्री यहाँ पे घूम लेती है। अगर के इसको एक और भाषा में हम आपको बोले, जो 1 डिग्री का उसको घूमने में समय लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये सब सवाल जो है ना
आपका सीटेट वगैरह में या जो भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स में बीपीएससी वगैरह में बैठते हैं तो वहाँ पे समय निकालने के लिए देता है कि कौन सा देश का 15 डिग्री करके वो देशांतर पर स्थित है तो उसका समय कितना होगा। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में बुक में आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये चीज़ वहाँ पे दिया गया है कि अगर के मान के चलिए कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय कितना होगा। आपको मैंने बताया कि जो भी देश मान के चलिए यहाँ पे आपका 0 डिग्री देशांतर है, जो भी देश यहाँ पे ईस्ट में वो स्थित होंगे उसका समय ज़्यादा होगा। तो ये कितना स्थित है 15 डिग्री पूरब में, और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो 15 चौक 60 यानी कि 60 मिनट यानी कि आगे होंगे। यानी कि जब यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर का तो अगर के यहाँ पे 15 डिग्री में आएंगे तो वहाँ पे 1 बजेंगे। उसी तरह अगर 15 डिग्री हम पूरब में जाते हैं तो वहाँ पे 1 घंटे का लॉस होंगे, यानी कि सुबह के यहाँ पे 11 बज रहे होंगे। आई होप कि आप पे बातें समझ गए होंगे। ठीक है, उसी तरह अगर कि जैसे कि पता होगा मैं आपको बताना चाहूँ जो भारत का समय जोन है, भारत का जो समय जोन है वो ग्रीनविच मतलब जो ग्लोब पर है वो 82.5 डिग्री पूरब में यहाँ पे स्थित है। कितना डिग्री 82.5 डिग्री ये ईस्ट में स्थित है। अगर कि आपको मैंने अभी बताया कि जो यहाँ पे 1 डिग्री में होता है, सॉरी यहाँ पे हटा देते हैं, 1 डिग्री में जो होता है वो 4 मिनट का यहाँ पे समय लगता है घूमने में। ठीक है, तो टोटल 82 डिग्री हुए, तो 82 अगर के हम गुने में यहाँ पे हम 4 करते हैं तो 4 दूने के 8, 8 चौक 32, और यहाँ पे आधा डिग्री है तो 4 मिनट की जगह पर 2 डिग्री यहाँ पे और ऐड कर देते हैं। टोटल समय जो निकलता है 330 मिनट का यहाँ पे समय निकलता है। यानी कि अगर के ग्रीनविच मीन टाइम आपका यहाँ पे है 82.5 डिग्री आपका ये यहाँ पे है, तो टोटल समय जो आगे होगा वो 330 मिनट में होगा। अगर के 330 मिनट को वही अगर के जब आप घंटा में मतलब कन्वर्ट कीजिएगा तो यही आता है 5 घंटे 30 मिनट का ये समय आएंगे इतना। और ये ईस्ट में स्थित है इसीलिए ये समय ग्रीनविच से यहाँ पे आगे होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे। भविष्य में भी अगर के आपको एग्ज़ाम्स में इस तरीक़ा से लॉजिक सवाल आपको देंगे तो वहाँ पे आप गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि भारत में जो है, भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में 1 घंटे और 45 मिनट का अंतर होता है। उसका मुख्य कारण ये है कि भारत के एक जो अक्षांश यहाँ पे है, यहाँ पे अगर के आप भारत आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ये रोटेट होकर दिया गया है इसीलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ये जो आपको देशांतर रेखाएं आपको नज़र आ रही होंगी, ये देशांतर रेखाएं भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, और एक और देशांतर रेखा लगभग यहाँ पे गुजरात के द्वारका से छूते हुए निकलता है, और एक और जो यहाँ पे देशांतर रेखाएँ हैं जो कि असम के डिब्रूगढ़ के एकदम नज़दीक से होकर निकलता है। इसके कंपेरिजन में यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है, यहाँ में आपको 1 घंटे और 45 मिनट का डिफरेंट मिल जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट में देखिए अब यहाँ से भी आपको सवाल ये पूछ लेता है कि 1 घंटा 45 मिनट डिब्रूगढ़ में ज़्यादा होंगे कि यहाँ पे द्वारका में ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर भी आपको लॉजिक लगाना है, जो असम है, जो डिब्रूगढ़ है, वो अपना देशांतर से पूरब में स्थित है, इसीलिए यहाँ का समय होगा 1 घंटा 45 मिनट आगे होगा। वही अगर के पूछ ले आपको कि द्वारका में क्या समय होगा तो वो उसके कंपैरिजन में, यानी कि जो असम के कंपैरिजन में यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट कम होगा। आई होप कि आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्या कुछ आपके बुक्स में दिया गया है। यहाँ पे देखिए वही सारा चीज़ लिखा गया है कि भारत में, 1 सेकेंड टाइम दीजिए हमको, कि भारत में 82.5 डिग्री पूरब या को मानक या मयोत्तर माना जाता है। इस या मयोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारत ग्रीनविच के पूरब में 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है तथा यहाँ पर समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं। कैसे 5.5 घंटे आगे हैं मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ठीक है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ पे एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया रूस अगर के आप मैप में देखिएगा रूस के बारे में, एक समय थोड़ा सा ये सब चीज़ समझना ज़रूरी है। एक बार आपका बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे ना तो फिर आपको ज्योग्राफी मज़ा आने लगेंगे। एक बार आपको दिखाते हैं कि आखिर में रूस में समय जोन की संख्या ज़्यादा क्यों है। वहाँ पे एक ही देश में अलग अलग समय होते हैं एक ही समय में,
उसका मेन कारण है उसका जो देशांतरीय विस्तार है, उसका मेन कारण है। अगर कि आप ये रूस का मैप देख पा रहे होंगे तो ये जो एरिया है ये सब रूस का एरिया है, ठीक है। तो ये जो रूस का एरिया है जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा अक्षांश इस देशांतर इससे होकर गुजर रहा है। तो यहाँ पे टोटल अगर के देशांतर देखिएगा ना तो इससे 11 यहाँ पे देशांतर होकर गुजरते हैं, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है, ये भी याद रखिएगा। और सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने विषय वस्तु के ओर में। वही अगर के यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है और पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों से बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र का 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र को घेरता है। मैंने ऊपर में बताया कि जो यहाँ पे पृथ्वी को टोटल घूमने में 360 डिग्री घूमने में जो है 24 घंटे का यहाँ पे समय लगता है। तो इसी तरीक़ा से अगर कि हम देशांतर देखें कि एक जो समय 1 घंटा जो है वो 15 डिग्री के लगभग में वहाँ पर समय घेरता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्योग्राफी में इसी तरह का वीडियो देखने के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो हमारे एसएच क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही इस चैप्टर अंतिम में आइएगा तो यहाँ पे कुछ MCQs आपके लिए दिए गए हैं। ये कुछ इजी टाइप के सवाल हैं कि प्रमुख याम्योत्तर मान कितना होता है, 0 डिग्री याम्योत्तर, यहीं से समय का निर्धारण होता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो वो ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। अगर के ध्रुवों के जगह पे नहीं यहाँ पे उत्तरी ध्रुव दे देता है या दक्षिणी ध्रुव दे देता है या ऑप्शन देता है दोनों, तो यहाँ पे दोनों आपको मारना होता है, क्योंकि जो शीत कटिबंध है वो उत्तरी ध्रुव के भी नज़दीक होता है और दक्षिणी ध्रुव के भी नज़दीक होता है। देशांतरों की कुल संख्या कितना है, जैसे कि मैंने बताया 180 डिग्री और 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री यहाँ पर ये चीज़ें होंगे। अगला सवाल है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है तो दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थित है। अगला है यहाँ पे ग्रिड किसका जाल है। एक चीज़ और मैंने बताना यहाँ पे भूल गए, अभी मैंने आपको बताया अक्षांश और देशांतर के बारे में टोटल चीज़ें। यहाँ पे देखिएगा ये जो रेखाएं नज़र आ रहे होंगे, ये रेखाएं जो हैं, ये सारा रेखाएं जो हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। उसी में अगर के ये रेखाएं आप देखिएगा, एक सेकेंड थोड़ा टाइम दीजिए, ये जो रेखा है इस तरीका का जो यहाँ पे रेखाएं हैं जो कि विषुवत रेखा वगैरह सब जो इसमें आते हैं अक्षांश रेखाएं, ये टोटल जो जाल आपको नज़र आ रहे होंगे इस जाल को ग्रिड बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। सवाल पूछा जाता है इसीलिए आप लोग याद रखिए, ग्लोब पर जो भी ये जाल फैले हुए हैं उसको ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड एक्चुअली में होता क्या है, तो ग्रिड जो होता है अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर याम्योत्तर के पूरा समूह होता है, पूरा ये जाल होता है, उसको ग्रिड जाल बोला जाता है। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 3। तो कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको और भी सुधार कर सकें आपके पढ़ाने में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, हमारे साथ बने रहें। बाय बाय।